ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम हफ्ते में तन्हा है, नायाब है और आप लोग इसे काफी पसंद करते हैं। इसकी वजह है कि भारत के पड़ोसी तमाम मुल्कों की खास खास खबरें इस प्रोग्राम में आ जाती हैं, खबरें भी और उनके सिलसिले में तज्जिया भी। तो ये बहुत ही अहम है, अंदाज होता है कि भारत के नजदीकी मुल्कों में क्या क्या हो रहा है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि ये जो बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो हुआ दिल्ली लाल किले के नजदीक, कार धमाका, इसे अभी बम धमाका नहीं कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी, कार धमाका, और उसमें कोई टीएनटी नहीं मिला है, ये भी एजेंसियां कह रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारत पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगा रहा है। आखिर क्यों नहीं लगा रहा है, क्या कुछ है, उसके पीछे सियासी क्या वजह है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है या नहीं है, आखिर इस बार क्या तब्दीली है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत इस्तांबुल में जो हो रही थी वो नाकाम हो गई है। क्या कुछ है, उसकी वजह क्या है, हम वो भी समझेंगे। और पाकिस्तान में फौजी सरबरा आसिम मुनीर, वो क्या बहुत ही ज्यादा, जिसे अंग्रेजी में ब्लू आइड बॉय व्हाइट हाउस के हैं, कि वो अब हमेशा हुकूमत में रहेंगे, क्या कुछ है, हम वो भी समझेंगे। और बांग्लादेश की साबिक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो दिल्ली में है, उनकी कुछ मीडिया के साथ बातचीत होती है और उधर ढाका में हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हाई कमिश्नर हैं, उनको कॉल किया जाता है और ऐतराज जताया जाता है। तो क्या भारत के पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात इतने खराब होते जा रहे हैं कि हम उनको संभाल नहीं पा रहे, या क्या वजह है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर वक्त रहा तो कुछ नेपाल की खबर है और क्लाइमेट चेंज की, उसकी भी बात होगी। सैयद अली मुस्तफा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हमारे देखने वाले भी लगातार आपका ये प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं। ये बताइए कि इस बार क्या हुआ, ये पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है इस लाल किले के सामने जो धमाका हुआ है कार में, और कई घंटे तक लोग ये इंतजार करते रहे, बल्कि अब तो 2-3 दिन हो गए, अभी तक भी कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। क्या कुछ है, नई तब्दीली क्या है? जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया काजू साहब। मेरे सामाइन को आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग सीधी सीधी दिल्ली के धमाके की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये है कि हम लोग सबसे पहले जो साउथ एशिया का प्रोग्राम है, तो ये डायरेक्ट धमाका जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जाविये से देखने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम में इसको शामिल कर सकते हैं। हालांकि ये डोमेस्टिक मैटर है और ये इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ऐसे रिश्ते हैं, उसमें कुछ भी अगर होता है तो वो पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट ने, अमित शाह ने और जो गवर्नमेंट के ओहदेदार हैं या जो खुफिया एजेंसीज हैं जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उन्होंने बाकायदा नाम नहीं लिया है पाकिस्तान के हुकूमत के नाम पे। आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ये सब तो कलमे की तरह हम लोगों को हिफ्ज हो गया है कि जैसे धमाका हुआ इससे पहले की कोई इन्वेस्टिगेशन हो, पहले ही से ही जो मीडिया में खबरें शुरू हो जाती है। लेकिन मीडिया में तो खबर हो ही आई गई थी। अब ये एक नया जो है संगठन शुरू हुआ है जिसका नाम मैंने पहली बार देखा, वो गजवा हिंद का कोई ब्रांच है। वो अपना एक नया जो है नाम लेके आया है कि ये हम आतंक, ये सब मीडिया जो है उसको शुरू से ही लिंक कर रही थी और जैश ए मोहम्मद से लिंक कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हम और आपको समझने की चीज है, और हम ये बताना चाह रहे थे कि जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था, तो मोदी साहब ने उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के हो जाने के बाद जब वो युद्ध विराम हो गया और ट्रम्प साहब ने कहा कि हमने युद्ध विराम कर दिया है, तब आपको याद होगा कि मोदी साहब ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है।
और हमारे जो फौजी लोग हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी चल ही रहा है। अगर पाकिस्तान ने फिर कुछ गुस्ताखी की या कोई बदमाशी की तो फिर हम उनको नाखो चने चबाएंगे और फिर हम उनसे हम जो है लोहे लेंगे और फिर उनको घर में घुस के मारेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी साहब ने कहने के लिए तो कह दिया, अब जो प्रेशर मोदी साहब के ऊपर है कि देखिए साहब हमने तो धमाके कर दिए, अब आप आइए हमसे एक एक हाथ लीजिए। अब मोदी साहब तोल रहे हैं अपने आप को कि क्या हम फिर जंग में जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि हमने तो कह दिया था कि हम तो चने चबाएंगे, हम तो सबक सिखाएंगे। यहाँ 13 लोग मर चुके। तो ये जो मतलब क्या कहते हैं कि न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। अगर वो निकलेंगे तो उन्हें अटैक करना पड़ेगा पाकिस्तान से, अगर जो है उगलेंगे तो भी जो है वो फंस जाएंगे कि साहब हमने तो ये बात बड़ी कह दी और हम इतने बड़े तुर्रम खान थे कि अगर आपने फिर अटैक किया, क्योंकि हम तो आतंकवाद नहीं सह सकते हैं, आतंकवाद और बातचीत नहीं चल सकती है। उरी हो गया, पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगांव हो गया, अब ये दिल्ली हो गया। तो ये सब तो साउथ एशिया का ही खेल है ना। अब यहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसपे भी मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान नजर आ रहा है कि साहब दिल्ली में धमाका हो गया। जब दिल्ली ही सेफ नहीं है तो हिंदुस्तान कहां से सेफ होगा। अमित शाह तो अपने आप को अटल वो मतलब सरदार पटेल कहते हैं ना कि हमसे बड़ा तो कोई मतलब बड़ा अगर होगा तो सरदार पटेल ही है, और पूरे हिंदुस्तान की जो मतलब सिक्योरिटी है वो तो मेरे हाथ में है। अब उनके नाक के नीचे जो है वो मतलब धमाका हो रहा है। तो ये सब मौमे हैं। अब जो गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। अभी तो यही बात नहीं तय पाई हुई है कि ये टेरर अटैक है कि एक एक्सीडेंट है या एक मतलब कुछ है। तो हमारा ये कहना है कि अब एक सवाल का जवाब और मैं दे देता हूँ इसी हवाले से। अभी ये 10 तारीख को धमाका हुआ था दिल्ली में शाम के 6 साढ़े 6। उसी से एक दिन पहले जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ था और उसके बाद जो है वहां 12 लोगों की जानें गई हैं। और शहबाज शरीफ ने मतलब इल्जाम लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर और यहाँ के हमारे जो रॉ हैं और जो एजेंसीज हैं कि उन्होंने ये किया। उसके खिलाफ जो है हमारे जो रणधीर जायसवाल हैं MEA के स्पोक्समैन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन है, उन्होंने उनका खंडन किया और उन्होंने कहा कि साहब वो मतलब पाकिस्तान के अपने इंटरनल मामलात हैं, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, इंडिया जो है कहीं आतंकवाद नहीं करती है और नहीं करती है और इस तरह की बातें की। अब बोलने वालों का तो मुंह नहीं पकड़ेंगे ना। अब जो बोलने वाले हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने तो कह दिया कि इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने मानने के लिए इनकार नहीं कर दिया। अब नवाज शरीफ ने या पाकिस्तान के ISI ने दिल्ली में धमाके करा दिए। अब वो भी वही बात कर रहे हैं कि हम तो पीसफुल कंट्री है, हम तो कहीं किसी दूसरे ममालिक में जो है हम कोई धमाका नहीं करते। तो ये सब चीजें जो है ये बातों की बात है कि आपने पाकिस्तान में करा दिया, इस्लामाबाद में, हमने दिल्ली में करा दिया। तो अब कौन किसने कराया कि अब कोई थोड़ी मानेगा, न पाकिस्तान मानेगा कि हमने कराया, नहीं इंडिया मान रहा है कि हमने कराया। तो ये तो बातों का बतंगड़ है और कुछ नहीं है। लेकिन जो एक अच्छी बात हमें समझ में आई वो यही कि जो कहानी है वो धमाके तक ही खत्म हो गई है। अब इसमें मैं अभी बात कर रहा था कहीं और भी पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि मोटिव अगर आप देखिए इसमें कि क्या मोटिव है, क्योंकि देखिए मैं भी टेररिज्म का स्टूडेंट हूँ, हम और आप जो है पंजाब टेररिज्म को भी देख चुके हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी देख चुके हैं और कश्मीर में तो चल ही रहा है खेला, और फिर यहाँ इंडिया में भी जो टेररिज्म है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दिल्ली में अभी जो लाल किला के सामने इतवार के दिन, जबकि कोई भीड़ भाड़ की जगह भी नहीं थी, वो कोई हिंदू टेम्पल नहीं था, कोई बड़ी बाजार करोल बाग होता या कोई और जगह होती जहां पे हजारों की तादाद में होती, तो ये धमाका क्यों हुआ, इससे किसको क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ? तो मुझे इसका जवाब नहीं मिला। कुछ बोलने वाले ये कह रहे थे कि दूसरे दिन जो है बिहार में इलेक्शन था, वो इलेक्शन को मोड़ने के लिए इन्होंने जो है ये धमाका कराया। किसने कराया, नहीं कराया, कि कौन इससे जीत रहा, मैं उस पहलू पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो भी बड़े संयम का काम ले रहे हैं और उन्होंने भी अभी अमित शाह ने भी बहुत अच्छी तरह से कहा कि हम लोग टेरर मॉड्यूल को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, और क्या मकसद है ये तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी बात होगी। जी ये बहुत ही अहम बात है। देखिए मुझे
एक वाकया याद आ रहा है। जब 1990 के आसपास सोवियत यूनियन गिरा और भारत भी अमेरिका का साथी हो गया, एलाई हो गया पाकिस्तान की तरह, तो उसके बाद अमेरिका के कुछ थिंक टैंक्स में ये बहस होनी शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान पर इल्जाम लगता था हमेशा जब भी हम भारत में कुछ होता था। अब अमेरिका ने यह समझाया भारत को कि साहब ये पाकिस्तान से नहीं है, कहीं से ये आपका होम ग्रोन टेररिज्म है। अब उस होम ग्रोन टेररिज्म को ले दौड़ी हमारी खुफिया एजेंसियां और उन्होंने एक नाम गढ़ दिया, इंडियन मुजाहिदीन। अब वो इंडियन मुजाहिदीन के तहत बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, जेलों में आज भी लोग बंद हैं, लेकिन वो उस पर रुकावट हुई तब जब पार्लियामेंट के अंदर बहस में एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ने ये कहा कि हमारे गृह मंत्री हमें बताएं कि इसका एड्रेस क्या है, लीडर्स कौन है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, ये जो इंडियन मुजाहिदीन है। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के नाम से गिरफ्तारियां बंद हो गई। और अब ये जो गजवाए हिंद है, ये बहुत दिन से टर्मिनोलॉजी अंदर अंदर चल रही है, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग उस पर चर्चा करने लगे और फिर उसमें फंसाने लगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों का अपना तरीका होता है काम करने का, मुझे उस पर सवाल नहीं करना। लेकिन एक चीज और है कि जब कभी ऐसा धमाका हो, अगर सीसीटीवी पूरा मिल जाए उस पार्किंग टाइम में जब गाड़ी 2-3 घंटे पार्क हुई, तो शायद उसका कोई क्लू मिले। मुझे उम्मीद है कि एजेंसियां उस पर काम करेंगी। जी जी, मुझे एक टिप्पणी करनी है जो मेरे दिमाग में आ रही है। ये सिर्फ अकल का खेल है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। मुझे ये लग रहा है कि देखिए, हिंदुस्तान में भी एंटी नेशनल लोग हैं, इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये लोगों का मकसद है पैसे कमाना। ये लोग जो हैं वो, उनके लिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान, ये इन सब चीजों का कोई नहीं, वो हिंदू मुसलमान भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्मगलर होते हैं। मेरा अपना जो मानना ये है कि ये स्मगलरों का काम था, जो कि ये एक्सप्लोसिव लेकर के इधर से उधर कर रहे थे। और अभी क्योंकि एक और कोई रेड हुई थी जहां पे वो पकड़े गए थे और जो उन लोगों ने उनको ये किया था, उन्हीं के शायद ये दोस्त होंगे, इनको ये लगा कि शायद हम भी पकड़ा जाए। तो मेरा अपना शुभा जो है वो यही लग रहा है कि ये होम ग्रोन लोग थे जो इस एक्सप्लोसिव को लेके कहीं मूव करना चाह रहे थे और कोई बड़ी साजिश रचना चाह रहे थे, क्योंकि ये पूरा जो है ये डेटोनेटर नहीं बना था, ये एक्सप्लोसिव नहीं बना था, ये तो मतलब उसके अंदर कोई वो भी नहीं था। तो यही मेरा इसका मतलब एक अपना शक है। इस एंगल को भी जो है वो देखें जो एजेंसीज हैं। और जो दूसरी बात इसी हवाले से करना चाह रहा हूँ, दो बातें और करना चाह रहा हूँ। एक तो ये मीडिया जो है, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव रोल, पॉइजनस रोल, मतलब जिसको कहते हैं कि बिना किसी बेसिस के, बिना किसी इसके वो अपने स्टूडियो में सायरन बजाने लगते हैं। वो मैं देख रहा हूँ जो एंकर है वो 4-4 फीट ऊपर उछल करके, लड़कियां जो है वो 4-4 फीट उछल करके जो है वो बयान कर रही हैं कि अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, अभी ये आ गए, अभी वो आ गए। तो ये सब चीजें जो है अब थक गई है हिंदुस्तान के की आवाम इस तरह के ड्रामेबाजी देखने के लिए। और जो तीसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेगुनाह को जो है वो पकड़ करके और उनको जो है बंद करके, बेगुनाह जो भी हैं वो बेगुनाह ही होते हैं, उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाइए। और सारे के सारे इसमें जो है हमारे मुसलमान लोग होते हैं जिनको पकड़ करके 20 साल 25 साल जो है बंद किया होता है, और बेगुनाह होकर करके छूटते हैं आखिर में जेल में। तो यही बात मैं इस दिल्ली धमाके के हवाले से कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये बहरहाल एजेंसियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही कल्प्रिट्स तक पहुंचे और उनको सजा दें। और जाहिर है मुल्क के खिलाफ तो कोई भी अगर इकदाम है उसकी हमें सभी को जो है भर्त्सना और कंडम करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोई बेगुनाह इसमें ना फंसे और गुनहगार तक एजेंसियां पहुंच जाएं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हुई, वो नाकाम क्यों हो गई? तुर्की, इस्तांबुल तो ऐसी जगह है, मुझे याद है इस्तांबुल के ताल्लुकात बहुत अच्छे पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी। और जब तालिबान की हुकूमत आई थी तब काबुल का एयरपोर्ट वो अपने कंट्रोल में करने की बात कर रहा था तुर्की, इतने नजदीकी ताल्लुकात हैं। ये बातचीत क्यों नाकाम हो गई? देखिए, बातचीत नाकाम ये हो गई कि अफगानियों की का जो मौकफ है कि पाकिस्तान ने 3 शर्त रखी थी अफगानियों के ऊपर। इन शर्तों को मान लीजिए। पहला शर्त उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है
उसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान ले। आप समझ रहे हैं? उसकी जिम्मेदारी, जहां धमाके हो रहे हैं उसको अफगानिस्तान इन्वेस्टिगेट करे, और उसके अंदर अगर अफगानी मुबल्लिस है तो उनको ये करे। तो अफगानियों ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास ISI नहीं है, हमारे पास जो है तो है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है, आप समझिए। मतलब खैबर पख्तूनख्वा में या आपके जाकर के वहां क्या कहते हैं बलूचिस्तान में अगर धमाके होते हैं तो ये आपका इंटरनल मैटर है। तो एक जो जिस जिद थी उनकी कि ये है, ये जिद कि हमें जो है आप सिक्योरिटी दीजिए कि हमारे यहाँ कोई अफगानिस्तानियों के ऊपर कहा कि आप मेरी इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भी एंटी पाकिस्तानी लोग हैं, मतलब अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान से, उन सबको यहां से हटाइए, और उधर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और जो भी सेंट्रल एशियन प्रोविंसेस है वहां जाकर उनको रीलोकेट कीजिए और उनको जो है वही मतलब फिर से बसाइए। तो अफगानिस्तानियों ने कहा कि हमारी बस की बात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि जो मुल्ला लोग हैं, जो अभी इस्लामिक एमिरेट्स में बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग हैं और बड़े मतलब इल्मी और अदबी और मतलब मजहबी जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अपने जो आपके चीफ सुप्रीम जो आपके हैं उनसे एक फतवा दिलवाई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मतलब यह है कि अफगान जो है कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये फतवा हमें चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दायरे में ऐसा कोई फतवा नहीं है कि हम फतवा दे सकें ये। और जो लोग हैं दाढ़ी रख रहे हैं और पगड़ी रख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सब आलिम फाजिल और फतवा देने के हकदार हैं। तो ये तीन जो शर्तें थी, ये तीनों शर्तों में कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि अफगानी उसको मान सके, और ये जो है वो अड़े हुए थे पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी जो है ये इनका खेल है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये तीन शर्त अफगान कैसे मान ले, बताइए आप। नहीं, तालिबान की सरकार तो खुद अभी इंटरनेशनल सपोर्ट उसके साथ नहीं है, वो अपने अंदर ही चीजों को सेटल कर रहा है, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरह से आइसोलेशन का भी शिकार है। अब वो दूसरे मुल्क में जाकर के कोई फौजी कार्रवाई कैसे कर सकता है, वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कवानीन भी उसकी शायद इजाजत ना दें। ये तो पाकिस्तान की बहुत ही बेहुदा बात है कि आप हमारे यहाँ का टेररिज्म कंट्रोल कीजिए, ये मुमकिन नहीं था। आपने सही कहा। तो अभी क्या बिल्कुल रास्ता बंद हो गया, या अभी भी कोई तुर्की की तरफ से कोई और कोशिश हो रही है? अभी रास्ता, पहले इसी पे बात कर लीजिए। पहले मैं बात कर रहा हूँ अफगानियों का। तो अफगानियों का क्या मौकिफ है इसको भी समझ लें। पाकिस्तानियों को तो बता दिया। अफगानियों ने कहा कि बार बार जो है आप हमारे मतलब जो बॉर्डर है, जो लाइन है, उसको आप उल्लंघन कर देते हैं और आप अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो है हमारे यहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे चौकी को, हमारे पोस्ट को। इसको बंद कीजिए आप। और कोई भी कंट्री जो है दूसरे कंट्री की सोवरेनिटी के ऊपर अगर आप चैलेंज करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह के दो चार और चीजें उन्होंने, एयर स्पेस वायलेशन और ये सब की बात कही है उन्होंने। और फिर जो बात दो तीन बातें और कही है उन्होंने। एक बात तो उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान को छोड़ के ऑल्टरनेटिव रूट हम देखेंगे जहां से हम वर्ल्ड से लिंक होंगे। ये पाकिस्तान का जो झगड़ा है ये सॉल्व होने वाला नहीं है, और हमें जो है किसी न किसी तरह से ऑल्टरनेटिव रूट तलाश करना होगा। ये इनके बड़े वो मुल्ला बरादर, गनी बरादर करके हैं, उन्होंने कहा। दूसरे एक साहब और हैं, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से जो है जो दवा हम लोग मंगवाते हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर उसको फेस आउट कर देंगे। और उन्होंने कहा कि अब हम जो है फार्मास्यूटिकल्स की जो दवाएं होती हैं वो सारी पाकिस्तान से आती हैं अफगानिस्तान में। तीसरी बात जो है एक और चीज का कि ये भी मुझे मालूम हुआ कि तोखराम बॉर्डर के अलावा भी 4-5 बॉर्डर और हैं जहां से ट्रेड होता है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा ट्रेड है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और ये जो झगड़े हो रहे हैं तो ये झगड़े जो है इन बॉर्डर को बंद करना पड़ता है, और बहुत बड़ा मिलियंस डॉलर्स की जो है वो क्षति होती है। तो ये सब अफगानियों की बात है। लेकिन जो इस पूरे इसमें ये है कि अफगानी भी मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गए हैं कि सीज फायर जो है वो बरकरार रहेगा, जो दोहा में इन लोगों ने करार दिया। आगे जो है 2 बातें और हुई हैं कि अब तुर्की जो है वो इस्लामाबाद में आके बैठने वाला है।
और ये पाकिस्तानियों को और अफगानियों को अब वो इस्लामाबाद में बैठा करके फिर उनसे बातचीत करेगा। ये बात का अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। अब ये चौथा राउंड जो है अब ये बंद नहीं हुआ, चौथा राउंड अब इस्लामाबाद में होगा। पहला राउंड दोहा में हुआ था, दूसरा राउंड जो है, तीसरा राउंड वहां हुआ था तुर्की में, मतलब इस्तांबुल में। उसके बाद अभी चौथा राउंड जो यहाँ होगा। अब इसी हवाले से एक और बहुत बड़ी बात है कि ईरान बीच में आ गया और ईरान ने कहा है कि हम जो है वो मध्यस्थता करते हैं, क्योंकि भाई अफगानिस्तान से ईरान का भी बॉर्डर लगता है। और उसने कहा कि अगर ये रीजन जो है पूरा अनस्टेबल रहेगा तो ईरान भी इससे मतलब इसमें पिसेगा। तो अब ईरान का अपना जाती मफाद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ ऐसा वर्किंग मैकेनिज्म हो जाए ताकि मतलब अमन और अमान जो है वो बहाल रहे और कारोबार जो है दुनिया का वो चलता रहे। तो यही ताजा खबर है अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान और आपने जो वो बात कही कि तालिबान अब इस रास्ते पर जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट कोई तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वो ईरान वाला रास्ता ही है, हेरात के रास्ते से जाता है। और जो चाबहार भारत ने डेवलप किया है, चाबहार वाला पोर्ट, वो मैं समझता हूँ तालिबान इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के साथ ताल्लुकात और बेहतर करके, और बेहतर हैं उन लोगों के बीच में। मुझे मालूम है कि एक एग्रीमेंट है ईरान के और तालिबान की हुकूमत के दरमियान के, एक रेलवे लाइन ईरान बना रहा है जो चीन तक पहुंचाएगा, हेरात से आगे तक। तो ये बहुत मुमकिन है कि ईरान कुछ बड़ा रोल अदा कर सके इस मामले में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर की क्या खबर है? ये आसिम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ का नाम बहुत कम आता है मीडिया में, आसिम मुनीर का ही आता है। ऐसा लगता है कि उन्हीं की सरकार है और वो तो ट्रंप के साथ मिलकर के बल्ले बल्ले हो चुका उनका। अब क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, अभी ये 27th अमेंडमेंट आया है जो कि पार्लियामेंट से पास हो गया है। इसमें जो भी अपोजिशन लोग हैं वो अपना वॉकआउट कर दिए हैं, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है, जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, इन लोगों ने मिलकर करके ये कानून को 27th अमेंडमेंट को जो है पास कर दिया। इसमें क्या हुआ है कि देखिए, आसिम मुनीर का रिटायरमेंट जो है 27 नवंबर को तय था। और जो अभी हम लोगों ने एक बात किया था शमशाद मिर्जा शमशाद, वो 18 तारीख को 18 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं, इसी 18 नवंबर को। तो खैर उनकी बात अब छोड़ दीजिए। ये सब रिटायरमेंट के कतार में लोग बैठे हुए हैं और दूसरे लोग जो है वो बैठे हुए हैं कि अब ये रिटायर हो तो अब हम उनकी जगह पर आ जाए। लेकिन ये 27th अमेंडमेंट के बाद ऐसा मुझे लग रहा है, अभी कहीं से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी जो मतलब आसिम मुनीर की जो गद्दी है वो परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक और उससे पहले जो अयूब खान थे उसी कैटेगरी में ये पहुंच गए हैं। 5 स्टार जनरल हो गए हैं। शायद जियाउल हक और वो तो नहीं थे, मतलब मुशर्रफ तो नहीं थे 5 स्टार, लेकिन अयूब खान तो फील्ड मार्शल थे, वो तो 5 स्टार थे और ये भी 5 स्टार। तो इन्होंने अब ताहयात अपनी जगह जो मुकर्रर कर ली है पाकिस्तान में। दूसरी बात इन्होंने ये की है कि अब ये आर्मी चीफ तो रहेंगे, अब ये एयरफोर्स के भी चीफ हो गए हैं और नेवी के भी चीफ हो गए हैं। अब द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हो गए ऑफ पाकिस्तान। तो अब सबसे ऊंचा ओहदा जो है डिफेंस का वो आसिम मुनीर ही जो है वो मतलब संभाल लिया उन्होंने। तो अब देखिए इसमें इस बदलाव के बाद जो है पाकिस्तान में क्या होगा नहीं होगा, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि आर्मी ने और आसिम मुनीर ने अपनी पूरी जो है वो पकड़ पूरे पाकिस्तान के ऊपर बना ली है। एक और खबर ये 27th अमेंडमेंट के रिलेटेड है कि अब इन्होंने एक नया कोर्ट बनाया है जिसका नाम फेडरल कोर्ट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगा। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा वो अपील में जा सकता है फेडरल कोर्ट में, और फिर जो गवर्नमेंट और जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो फैसला लेना चाहते हैं वो फैसला। तो ये सुप्रीम कोर्ट के या पाकिस्तान की जुडिशरी पे एक लगाम लगाने के लिए ये नया कोर्ट बना है। और इन सारों का मकसद जो है वो इमरान खान को जीरो कर देना है, क्योंकि अभी भी ये हो रहा है कि बहुत सारे मतलब केसेस में इमरान खान को बेल मिल गया है और वो बरी भी हो रहे हैं 9 केस में। तो अब उन्होंने इसलिए नया कोर्ट बनाया है कि अगर किसी में वो फ्री भी हो जाते हैं, कोई कोर्ट ने कोई अदलिया जो है वो इमरान खान के फेवर में, उसको फिर से फंसा सके इमरान खान को। और अब इमरान खान का मैं तो कोई वो नहीं हूँ, पेशन गोई नहीं है, लेकिन ये सब जो जाल बनाए गए हैं या बुने गए हैं ये सब इमरान खान के लिए ही है कि अब इमरान खान का कोई
फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। वो अब डेमोक्रेसी और पीपुल्स पावर और ये सब चीजें वो पुरानी हो चुकी हैं। क्योंकि अभी एक पीछे आपको याद होगा कि एक इमरान खान के सपोर्ट में एक जलसा निकला था जिसमें 12 या 14 लोग मर गए थे। तो अब जो है वो लोग डर रहे हैं कि हम जो है फिर अगर रोड पे आएंगे तो हमारा क्या होगा। तो अब जो श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब जो तीसरी जगह थी जो हमें समझ में आ रही थी साउथ एशिया को जानने वाले, वो पाकिस्तान ही था। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को जान प्यारी है कि इमरान खान प्यारा है। तो अब देखिए क्या हो सकता है कि वहां इनकलाब आ जाए और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का तख्ता पलट जाए और इमरान खान आ जाए। लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, इसलिए कि ये सब जो जाल बुना है वो सिर्फ इमरान खान को मतलब फिर उसमें फंसा करके रोकने का है। जी जी, इमरान खान की जो इमेज है, जो हुकूमत के आखिरी दौर में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बहुत सी चीजें एक्सपोज की थी और वो एंटी अमेरिकन उनकी पहचान बनी थी, उसका नतीजा ये था कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान में उनको मिली, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनको बहरहाल जेल में डाल दिया। और मुझे याद है कि हमारे ही प्रोग्राम पर एक डिफेंस एक्सपर्ट ने यह बात बताई थी कि पाकिस्तान 1947 के फौरन बाद से जो पेंटागन, जिसका अब नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया गया है, उसका कंट्रोल इस्लामाबाद पर रहा और गालिबन वही वजह थी कि वहां पर अक्सर फौज की हुकूमतें रही हैं, डेमोक्रेसी कमजोर रही है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में है और मुझे एक वाकया याद आता है। बीजेपी के एक लीडर जो प्रेसिडेंट थे और बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने, वेंकैया नायडू, वो एक बार प्रेस ब्रीफिंग में कहने लगे कि देखो, जब उनसे सवाल किया गया हुकूमत में आने पर, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक उसूल है पॉलिटिक्स का, पॉपुलिज्म वाइल इन अपोजिशन, रियलिज्म वाइल इन पावर। तो जब आप हुकूमत में हो तो रियलिज्म पे काम करना पड़ेगा। अब ये हमारे मोदी जी बांग्लादेश की रियलिटी को समझ नहीं पा रहे, या अभी भी कुछ उम्मीद है भारत को कि वो शेख हसीना को फिर से वहां हुकूमत में ले आएंगे, या क्या कुछ होगा? किस वजह से ये टकराव अभी तक बाकी है? नहीं, फ्यूचर में क्या होगा उसको तो हम लोग फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम खबर पे आते हैं। खबर यह है कि अभी पहले इसको भी बयान कर दें हम कि रॉयटर्स ने कुछ दिन पहले, बहुत जमाना नहीं हुआ है, महीने 4 हफ्ते या 6 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू लिया था, जो राइटर्स कह रहा था कि हमने जो है वो ईमेल भेजा था और ईमेल का जवाब जो है वो शेख हसीना वाजिद ने दिया और उसमें वही सब बातें जो हैं वो मतलब ये है कि बांग्लादेश के इलेक्शन के ऊपर और बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कि वो नहीं, मतलब ये है कि जब उनकी पार्टी अवामी लीग जो है वही नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो फिर इलेक्शन का क्या होगा, और उन्हें जो है पार्टी को अलाउ करना चाहिए थे। और वो मजम्मत कर रही थी कि बांग्लादेश में यूनिट सरकार जो है वो मतलब बिल्कुल नाकाम है, और जो यूजुअल लाइन होता है। अभी क्या हुआ है कि नई जो खबर है वो यही है कि अभी 2 दिन या 3 दिन पहले फिर एक इंटरव्यू शाया हुआ है शेख हसीना का, जिसको बेशतर इंडियन मीडिया ने जो है मतलब उसको लिया है और उसको छापा है। अब उसके बाद उसमें भी उसी लाइन की तरह की बात की है। अब बात ये आ रही है कि उसमें भी पीटीआई का ने जो है ये इंटरव्यू लिया है अनडिस्क्लोज लोकेशन में। कहाँ है वो, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। अब इसके ऊपर जो है कि उन्होंने इंटरव्यू तो ले लिया, इंटरव्यू आ भी गया, इंटरव्यू की कॉपी भी बन गई, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, पूरे जितने हिंदुस्तान की एजेंसी हैं और सब लोगों ने उसको छाप दिया। अब बांग्लादेश वाले जो हैं वो उन्होंने इंडिया के जो एम्बेसडर है उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि आप इंडिया के सॉयल में रख करके, जो कि एक सजा याफ्ता या सजा के काबिल जो हमारे मुजरिम हैं, उनको आपको यहाँ भेजना चाहिए था। उनका जो है आप तो ये तो एक मतलब कहने का मतलब है कि आप एक मतलब अपना हिंदुस्तान जो है वो एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी कर रहा है शेख हसीना के वाजिद को बढ़ावा दे करके। अब भाई वो आ गए हैं, यहाँ रह गई है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनका मुंह खुलवा करके और मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब आतंकवाद जो है आप हिंदुस्तानी सॉइल से कर रहे हैं, चाहे वो हसीना वाजिद बोल रही हो। कैसे हिंदुस्तान, कई बार हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं इनका पर्सनल मैटर है,
इनका पर्सनल स्टेटमेंट है, ये भी आया था इसमें। बांग्लादेशियों ने कहा कि पर्सनल स्टेटमेंट अगर होता तो जब वो बांग्लादेश में होती तो पर्सनल स्टेटमेंट होता। जब वो हिंदुस्तान में उनको संरक्षण दिया हुआ है, उनको जेल में रखा हुआ है या उनको कैद में रखा हुआ है या जैसे भी रखा हुआ है, अगर वहां से वो स्टेटमेंट देती है तो इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल है उसके। अब एक बात और आई है बांग्लादेश से कि ये जो सारी जो शेख हसीना का के नाम से जो निकल रहा है स्टेटमेंट, ये इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, ना कोई ईमेल गया है, ना कोई ईमेल किसी ने लिखा है। ये बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट ये कह करके लिखा गया कि पीटीआई ने जो है ये सवालात भेजे थे, इनके शेख हसीना वाजिद ने ये जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अंदर अंदर किसी ने इन्वेस्टिगेट किया कि कहाँ ईमेल है, ईमेल का एड्रेस बताइए, और उन्होंने जो जवाब दिया उनका आईडी बताइए आप कि उन्होंने क्या जवाब दिया। तो ये तो खुफिया एजेंसी कर रही है कि जो भी उनको बोलना है और जो उन्होंने बोला है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस स्टेटमेंट में, वो यही बात कही है कि बांग्लादेश में जो है वो डेमोक्रेटिक निजाम नहीं है, वहां ऑटोक्रेटिक आ गए हैं, फंडामेंटलिस्ट के पास चली गई है, इस्लामिस्ट के पास चली गई है, हमने बांग्लादेश को बचा के रखा हुआ था, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो गया है उसके ऊपर, और डेमोक्रेसी तो वहां है ही नहीं है, हम तो डेमोक्रेटिक वो थे, जबकि उन्होंने बैन किया हुआ था जमायत इस्लामी को। तो अब वो उनकी पार्टी बैन हो गई है तो उन्हें परेशानी हो रही है कि हमारी पार्टी बैन हो गई है। तो ये जो मामला चल रहा है, बांग्लादेशी एलिगेशन लगा रहे हैं कि मतलब, अब इसी हवाले से एक और बात है कि यूनुस साहब के एक खासुल खास मतलब जो सेक्रेटरी है जो कि वहां के प्रेस को देखते हैं, उनका नाम अशफाक है शायद, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया इज बूट लिकर्स, जूते जूते चाटने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के जो सहाफी हैं और इंडिया के मीडिया हाउस। इस पे यहाँ बवाल मच गया है, और जो इंडिया के प्रेस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं और जो लोग हैं, उन्होंने एंटी बांग्लादेश के वो कि कैसे आपने ये बात कह दी कि बूट लिकर्स है, हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ मीडिया। अच्छा, यहाँ रुक करके ये जो बूट लिकर्स है, जूते चाटने वाला, तकरीबन अगर उसका प्रैक्टिकल तर्जुमा किया जाए तो वो गोदी मीडिया ही कहा उन्होंने भी तकरीबन, जो यहाँ पे अक्सर चर्चा में रहता है। जी बिल्कुल, समझने वाले तो समझ ही गए हैं, उसको हम और वजाहत करने की क्या जरूरत है। वो तो उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, और हमारे जो प्रेस वाले लोग हैं उन्होंने भी कह दिया कि नहीं ऐसा कैसा, हमारा मीडिया है ही नहीं ऐसा। तो ये सब चल ही रहा है, साउथ एशिया की कहानी है। प्रेस काउंसिल, मैं कहने से पहले कह दूं कि प्रेस काउंसिल पर सरकार का असर रहता है। वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नहीं है जो जर्नलिस्ट खुद रिएक्शन दे। प्रेस काउंसिल का रिएक्शन जो है वो आमतौर पर जर्नलिस्ट का रिएक्शन नहीं समझा जा सकता। ये एक ब्रॉडली मैंने क्लैरिटी के लिए ये बात कही। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, बिल्कुल मुख्तसर अगर आप बता सके, नेपाल में करेंसी साहब बाहर से छप के आ रही है, क्या कुछ है? नहीं, देखिए करेंसी तो वहां छपी रही थी, 5, 10, 20, 100, 500 के नोट जो है वो, हम लोगों ने भी एक खबर दिया था कि वो चाइना की कोई कंपनी है, वो क्या कहते हैं, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग करके कोई कंपनी है, उनको वो मतलब सौदा मिला था, वो जब केपी शर्मा ओली थे तो भी थे। अब तो वो इंटरिम सरकार है वहां पे, लेकिन अभी भी जो है वो अब 2000 का नोट जो है वो 1000 का नोट जो है छप के आ रहा है, और उसकी क्वांटिटी भी बन गई है, कई मिलियन जो है वो कोर्ट के आएंगे, और उसी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, उसी कंपनी को दिया गया है जिसने पहले नोट छापे थे। और नेपाल की तरफ से ये आया है खबर कि इनकी जो बिडिंग थी वो सबसे लोएस्ट थी, इसलिए इनको हमने सेलेक्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब तो इंडिया को आ जाना चाहिए था, इंडिया के पास तो बहुत सारे मिंट हैं जहाँ के नोट छपते हैं, तो इंडिया ने क्यों नहीं मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट को लिया और क्यों नहीं छापा। अभी भी चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना है वहां पे कि जो भी इंटरिम सरकार है या जो भी सरकार है वो फैसला ले सकती है कि ये करेंसी वहां पे छपे। तो अब इस खबर को हम लोग यही छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं श्रीलंका की खबर पे। श्रीलंका की खबर यह है, वो भी बड़ी छोटी सी खबर है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है हमारे यहाँ कर्नाटका में, बेलगावी एक जगह है, वहीं श्रीलंका और इंडिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, वो आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये श्रीलंका और इंडिया की यही खबर है। आखिरी या दूसरी खबर और है, वो ये है कि अब चाइना और इंडिया के जो है रिश्ते बढ़ते हुए मतलब संभल में आ रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि अब हमको ज्वाइंट वेंचर जो है वो शुरू कर रहे हैं चाइना के साथ, और बहुत सारी चीजें जो है
वो चाइना आकर के अब इंडिया में बनाएगा, मेक इन इंडिया जो बनता है उसी तरह की कुछ चीजें हैं। तो अब जो मतलब 2020 में और उसके बाद जो है वो पूरा मामला जो है वो मतलब एक तरह से कशीदगी में ढल गया था। अब मेरे ख्याल में है कि इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो फिर से धीरे धीरे बहाल हो रहे हैं, यही तरीका है। जी जी जी, बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुस्तफा साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं और तमाम साउथ एशिया की खबरें एक साथ एक प्रोग्राम में हमारे देखने वालों को, दर्शकों को मिल जाती हैं। हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शकों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।